हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी, जो कि यूपी कांस्टेबल में आने वाली है। उसके सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग आपके लिए हिंदी का पहला टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, वर्णमाला में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हम बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, जिससे आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की। अब वर्णमाला को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होते हैं अक्षर। वर्ण को हम अक्षर ही बोलते हैं। अब ये अक्षर क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं इस तरीके से, अब जब हम इनको लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो उसको क्या है, एक संकेत के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे अ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे क लिखना पड़ेगा। तो ये जो है, ये संकेत, इन संकेतों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात आप लोग को? क्या होते हैं वर्ण? तो भाषा को लिखने के लिए जो संकेत होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होती है? संकेतों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। संकेतों को कैसे? क्रमबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण कितने प्रकार, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों? 52 होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वर्णमाला के कुल अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन अगर हम कुल वर्णों की बात करें उच्चारण के आधार पर, यानी कि मूल मूल वर्ण बोलते हैं इनको, मूल वर्णों की संख्या होती है बच्चों 45, ठीक है, याद रखना है। तो टोटल वर्ण अगर हम लेखन के आधार पर देखेंगे तो वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो वर्णों की संख्या कितनी है? 45, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। इतना ही समझना अभी आपको, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो हम बारी बारी से स्वर के बारे में बात करेंगे और व्यंजन के बारे में, यहीं से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे स्वर की बात कर लेते हैं कि स्वर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, स्वर के बारे में हम बात करते हैं तो स्वर क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन्हें मात्राओं की जरूरत नहीं होती, किसी और अक्षर की जरूरत नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग स्वर बोलते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे आपको पता है क स्वर नहीं है, क की क्या है? क के साथ अ जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? का, इसमें क के साथ क्या है? आ जुड़ा हुआ है, बड़ा आ जोड़, ठीक है। तो इसमें क्या है? दो अक्षर मिलाने पड़ रहे हैं, तब जाके हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वर नहीं है। तो स्वर कैसे होते हैं? जिन्हें आपको किसी और की हेल्प जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे माता पिता मान के चलो, उन्हें हमारी जरूरत है क्या? नहीं, हमें उनकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं माता पिता है, ठीक है। तो वर्णों के माता पिता कौन है? तो वर्णों के माता पिता है स्वर। स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दूसरी डेफिनेशन तो क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे गायन होता है ना, गायन में हम शब्द यूज करते हैं स्वर, कि स्वर नहीं निकल रहे थे। स्वर मतलब क्या होता है? कि बिना रुके बिल्कुल आवाज बिल्कुल सुरीली निकलती चली जाए, जीभ वगैरह कहीं पे टकराए न ज्यादा, उसको बोलते हैं स्वर। समझ में आ गई बात? तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हमने छोटे से बिल्कुल पढ़ा है बचपन से कि स्वर क्या होते हैं। आ से लेके कहां तक? आहा तक क्या माने जाते हैं? स्वर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको ध्यान रखना है बच्चों कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। इसमें से अ, ध्यान रखना आप लोग, अंग और अह, ध्यान रखना, अंग और अह, ये दोनों को ध्यान रखना आप लोग, इन दोनों का ध्यान रखना है। अंग का और अह का, इनको अयोग बोलते हैं, ठीक है। इनको अयोग बोलते हैं। ये न तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। तो ध्यान रखना, अंग और अह क्या है? ना तो स्वर की कैटेगरी में आएंगे और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में, ये बिल्कुल अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार पे आते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व, और एक होता है दीर्घ, और एक होता है प्लूट। देखो, ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व का ध्यान रखना है आपको।
अगर हमको बोलते समय ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़े, ज्यादा हमको बहुत जल्दी उस शब्द को उस स्वर को बोल देते उसको ह्रस्व बोलते हैं, जैसे अ ई उ। समझ में आ गया? यानी हमको कम बल लगाना पड़ा। और दूसरा दीर्घ क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगाना पड़े, जैसे आ बोलने में थोड़ा समय लग रहा है कि नहीं, ई बोलने में समय लग रहा है, उ बोलने में समय लगा, ए बोलने में समय लगा, आई। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई, अगर बोलने में कम समय लग रहा है तो वो ह्रस्व है, अगर बोलने में ज्यादा समय लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर है। समझ में आ गई कैसे पहचानेंगे ह्रस्व और दीर्घ में बोलने पे? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद प्लुत स्वर क्या होता है, जिसमें डबल डबल अक्षर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई स्वरों की बात, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद आपको एक और स्वर याद रखना है आपको, इसमें ओ शब्द भी यूज होगा। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूं। ओ जो है इस तरीके से आता है ओ, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हम हिंदी में भी यूज करते हैं इसको, लेकिन ये कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से ये शब्द लिया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रहित शब्द भी बोलते हैं, ग्रहित स्वर। ठीक है, ये ग्रहित है, याद रखना आपको, ये ग्रहित है। ठीक है, ग्रहण किया गया है कहीं दूसरी भाषा से। ठीक है, तो याद रखना आपको, और जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी स्वर से लिया गया। इसके शब्द नहीं बोलेंगे, सॉरी, वर्ण कहां से लिया गया है, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा से। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। स्वर तो क्लियर हो गए, अब व्यंजन की बात करते हैं। देखिए व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण, व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये बस बात आपको याद रखनी है। इनके लिए कि हमको क्या करना पड़ता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से हम इसको बोल पाएंगे, अभी मैंने समझाया था कि नहीं। या फिर दूसरा इसकी डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी भाग से टकराते हैं, यानी कि सांस को क्या है, जैसे क फ, इसमें क्या होगा, सांस को अवरोध उत्पन्न होगा। स्वर में अवरोध नहीं आता, रुकावट नहीं आती, जबकि व्यंजन में क्या आएगी, सांस जो निकलती है ना बोलते समय, उसमें क्या आएगी, रुकावट आएगी। तो समझ जाइए कि क्या है वो एक व्यंजन है। ठीक है, जैसे हमने बोलता है, अगर हम इसके सहायता से देखें, जैसे हमारे पास एक शब्द है, एक वर्ण है क, अभी बताया था क किससे मिलके बना है, तो देखिए क मिलके बना है किससे, क मिलके बना है क से और प्लस अ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क बन गया। समझ में आ गया? तो व्यंजन क्या होते हैं, जो दूसरों से मिलके बने होते हैं, स्वरों से मिलके बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन के प्रकार की बात करें। वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तो ये आपको याद रखना है, 4। अब व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए व्यंजन जो होते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, संख्या याद रखनी है अभी आपको, बस उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4, और नाम भी लिखे, या र ल ब। ठीक है, या र ल ब, यारलब बोल सकते हो आप लोग याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखना है, स श श ह, ये कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है द्विगुण व्यंजन, कौन से याद रखनी है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, उनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। सबके बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त कौन से होते हैं, जो अन्य से मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आपको बस संख्या याद रखनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। अंतस्थ की कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजन की कितनी है, 4। द्विगुण व्यंजन की कितनी है, 2। और संयुक्त व्यंजन कितनी है, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रख लोगे बच्चों। इसके बाद आता है हमारा अगला, सबसे पहले हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन, तो देखो स्पर्श नाम से पता चल रहा है, स्पर्श व्यंजन यानी कि जो स्पर्श करेगा। तो क्या है, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए कंठ, दांत, जीभ का सहारा लेना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वर्ण को बोल रहे हैं और वो हमारे क्या है, मुंह के किसी न किसी भाग से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। जैसे क, ठीक है, ये का वाली लाइन है,
आपको याद रखना है, इसको क वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क वर्ण। ठीक है, क वर्ण में जो आते हैं क ख ग घ ड़, ये आते हैं, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। कंठ क्या होता है? ये होता है ना, ये जो गला होता है, यहां से बोले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना क से लेके अणा तक ये कौन से कंठ से बोले जाते हैं, और इसका नाम क्या है? कंठ है, व्यंजक है, व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, जिसे हम च वर्ण बोलते हैं। च वर्ण की बात करें तो च वर्ण में देखो च छ ज झ ड़, ये तालु से बोलते हैं। अब तालु क्या होता है? तालु देखो, ये हमारा जो मुंह होता है ना, इसके जो ऊपर, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये कौन सा होता है? तालु होता है। यानी कि जब आप इस शब्द को बोलोगे तो यहां पे जीभ टकराएगी। देखो च च छ, यानी कि आप जीभ जो है वो ऊपर जरूर जाएगी एक बार। ठीक है, ज देखो, आप खुद बोल के देख सकते हो। ठीक है, झ, यानी कि पहले शुरुआत कहां से होगी? पहले इस तालु से टकराएगी, यानी कि ऊपर वाले हिस्से से जीभ आपकी टकराएगी। इसका मतलब वो कौन सा हो गया? इसका मतलब वो हो गया कौन सा? तालु। ठीक है, च वर्ण का हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? तालव्य इसका नाम होता है। उसके बाद तीसरा आता है ट वर्ण। अब ट वर्ण में देखो, ट वर्ण है, ट वर्ण में क्या होता है? ये मूर्धा, इसको जो है वो कहां से? मूर्धा से इसका क्या होगा? स्थान, ये शब्द जो है वो कहां से शुरू होगा? मूर्धा से शुरू होगा। ठीक है, याद रखोगे। जैसे कि टा, क्या होगा? ये टा याद रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आता है यहां पे अगला आता है त थ द ध न। ठीक है, ता वर्ण, ये ता वर्ण जो है वो शुरू होता है दांत से। ठीक है, दांत से बोलोगे, देखो ता थ, यानी दांत से। जीभ किससे टकराएगी? दांत से टकराए। अगर जीभ आपकी दांत से टकरा रही है तो कौन सा हो गया? तो दंत्य, दंत्य व्यंजन हो गया वो। ठीक है, अगर आपकी जीभ कंठ से होके आपकी आवाज निकल रही है तो कौन सा हो गया? कंठ्य हो गया। अगर आप तालु से निकल रही है तो तालव्य हो गया, मूर्धन्य। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है प फ ब, ये देखो प, होठ से, होठ से शुरुआत हो रही है कि नहीं? देखो ब, देखिए बोलते भ, शुरुआत यहां से हो रही है होठों से, इसीलिए इसको क्या है? इसका स्थान क्या है? होठ। ठीक है, तो ओष्ठ है नाम है इसका। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। याद रखोगे आप लोग स्पर्श व्यंजन किस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अगर कंठ से जो व्यंजन निकल रहा है वो कौन सा हो गया? कंठ हो गया। तालु से निकल रहा है, तालय व्यंजन हो गया। मूर्धन्य, मूर्धा से निकलेगा। ठीक है, दांत से जो निकलेंगे, जैसे ता बोलते हुए ता था द, तो दांत। ठीक है, जीभ अगर दांत से टकरा रही है, अगर जीभ दांत से टकरा रही है तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा हो जाएगा? दंत्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलते समय पे शुरुआत होठों से हो रही है, जैसे प हो रही है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे होस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ जाएगा आपको। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाई वन। दूसरा जो व्यंजन है वो कौन सा? अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब होता है जो अंदर से निकले, ऐसा व्यंजन जो आवाज, जो शब्द, जो वर्ण हम बोले। ठीक है, ऐसा व्यंजन जिसको हम बोले वो अंदर से निकले, जैसे य। ठीक है, ये कंठ के नीचे से निकल रहा है। देखो र, कंठ से बोलना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा तो कंठ वाले को बोल के देखते हैं। क, देखो क यहां से आवाज निकल रही है, और यहां से निकल रही है कंठ के नीचे से। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। ये कौन से होता है? या, र, ल, व। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पता है आपको? 4। उसके बाद आता है ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। देखो ऊष्म मतलब क्या होता है? जब बोले तो क्या ऊष्मा निकले, यानी कि सांस ज्यादा निकले, और या फिर संघर्ष करके वो थोड़ा सा टकरा के आवाज निकले, ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? उसको ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि श, देखो श टकरा रही है कि नहीं? सांस को ज्यादा टकराव महसूस हो रहा है। स, श, ह, इसमें सांस ज्यादा निकल रही है, तो ये कौन सा हो गया? संघर्षी व्यंजन हो गया। ठीक है, याद रखोगे, ये भी 4 होते हैं और चारों आपको याद रखने हैं, सभी को नोट करते जाना है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? देखो वे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। वो कौन कौन सी है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है क्षत्रिय वाला, ये किससे? क और शा से मिलकर बना है। ठीक है, याद भी रखना है आपको।
त्र किससे बना है? त और रा से मिलके बना है, तभी तो ये संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आया है। ज्ञ, ये ज और अना से मिलके बना है। श, ये श और रा से मिलके बना है। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। वन बाई वन हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं, लेकिन हेल्प जरूर आपकी कर सकता हूँ, जितनी मेरे से होगी उतनी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वास की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और एक क्या होता है, महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण वो होते हैं जिसमें सांस वायु कम मात्रा में बाहर आती है, कम सांस बाहर निकलेगी, क्योंकि हम सांस के आधार पे देख रहे हैं, सांस के आधार पे देख रहे हैं ना। सांस कम आई, हवा बाहर कम आई, जैसे क ज्यादा नहीं आई, ग देखिए, ड़, च, ज, ट, ज्यादा हवा आई नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्प प्राण हो गया। ठीक है, प्राण मतलब क्या होता है, प्राण मतलब वायु है, अगर वायु नहीं तो प्राण नहीं। ठीक है, और जिसमें ज्यादा वेग से हवा बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। जैसे कि ख, देखो ख, टकराव ज्यादा है कि नहीं, घ, छ, झ, छ, झ, देखो इसको बोलो ज, और इसमें झ, ज्यादा टकराव है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, महाप्राण हो गया। याद रखोगे, सभी को नोट कर लेना है। इसके बाद आता है यहाँ पे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा। अभी मैंने बताया श्वास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्री जो स्वर निकलते हैं उनके हिसाब से जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। ठीक है, अघोष कौन सा होता है, बोलते हुए स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। बोलेंगे स्वर तंत्री होती है ना, ये स्वर तंत्री, इनमें कंपन नहीं होगा, जैसे क, ख, च, छ, कोई कंपन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अघोष है। ठीक है, जिसमें कंपन नहीं होगा वो कौन से, अघोष। और जिसमें कंपन होगा उसे क्या बोलेंगे, सघोष। जैसे ग, घ, देखो कंपन हो रहा है कि, घ, ड़, देखो ज, झ, 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 देखो इस तरीके से कंपन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद देखो अयोग, अयोग बाह आपको मैंने पहले ही बताया था, अंग और आह को हम क्या बोलते हैं, अयोग बाह बोलते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नासिक के व्यंजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, आश्रित व्यंजन में आपको याद रखना है, आश्रित व्यंजन में कौन सा होता है, अंग की बिंदी जो होती है, ठीक है, जिससे मात्रा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अनाश्रित व्यंजन में क्या होता है, ड़ होता है, ये सब ये बिना मात्रा के लिखे जाते हैं, इनको मात्रा की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, चंद्रबंदी होती है। तो ये सब थे आपके क्वेश्चन, कौन से, वर्णमाला से संबंधित। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोशिश मैंने की है, अब पता नहीं आपको पसंद आया है या नहीं आया है। अगर आपको वीडियो पसंद